हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अपनी क्लासेस में आपका स्वागत है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, रेट रिव्यू कीजिए, कमेंट कीजिए। फ्रेंड्स, हम यूजीसी नेट मैनेजमेंट का जो हमारा टॉपिक है उस उस पर हम एक कंप्लीट कोर्स हमने चलाया हुआ है मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए एंड कॉमर्स स्टूडेंट के लिए। इसकी काफ़ी सारी वीडियोज़ ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ। फ्रेंड्स, ये हमारा मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में हम पहले भी काफ़ी सारे मैं वीडियो डाल चुकी हूँ। अब हमारा होगा मार्केट में फर्स्ट आता है मोनोपोली का हमें पता है कि सिंगल सेलर की बात यहाँ पे की जाती है कि सिर्फ एक ही फार्म होती है जो कि होल प्रोवाइडर्स होती है। मोनोपोली का मतलब ही ये होता है कि जो सेलर है वो सिर्फ सिंगल होता है। बायर जो होते हैं काफ़ी सारे होते हैं। मीन्स सपोज़ इंडियन रेलवे है तो उसका सब्स्टिट्यूट्स नहीं है कि अदर सब्स्टिट्यूट्स बनाया हुआ है, सिर्फ सिंगल फार्म्स है जो कि इंडियन रेलवे है, जो सब सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराती है ऑल ओवर इंडिया। तो इसके कुछ फीचर्स होते हैं कि वन सेलर और लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं। मोनोपोली जो होती है इसकी इंडस्ट्री से होती है। रिस्ट्रिक्शन होती हैं एंट्री और एग्जिट्स के लिए इसमें कि इजीली आप इसमें एकदम से एंटर नहीं कर सकते और एग्जिट में भी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसका क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं होता है एंड परफेक्ट मार्केट होता है ये। कुछ इसके बैरियर्स भी होते हैं, जैसे लीगल रिस्ट्रिक्शंस होती है, फ्रेंचाइजी वगैरह नहीं होती है इसमें। रॉ मटेरियल के लिए भी एक मोनोपोली होती है कि जहाँ से बन रहा है सिर्फ वहीं से बनेगा। अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं है कि जो इंडियन रेलवे की ट्रेन हैं वो कहीं से भी बन के आ रही हैं, ऐसा नहीं होता है। एंड देन इफ़िशेंसी देखी जाती है। जो नेचुरल मोनोपोलीज होती है उसकी इफ़िशेंसी देखते हैं, मतलब उसकी कैपेसिटी, उसकी कंसिस्टेंसी, वो सब चेक करते हैं। एंड पेटेंट भी होता है इनका अपने में। तो यहाँ पे मैंने नीचे इसको डिस्क्राइब किया है कि किस तरीके से लीगल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कौन कौन सी हो सकती हैं और कंट्रोल कैसे किया जाता है। रॉ मटेरियल को इफ़िशेंसी क्या होती है, पेटेंट राइट्स क्या होते हैं। जैसे पेटेंट राइट्स फ्रेंड्स हमारे इंटेंजिबल्स होते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे सपोज़ किसी ने अपना ब्रांड नेम चलाया हुआ है, सिग्नेचर्स चलाए हुए हैं, को ब्रांडिंग है, ये सब उनके पेटेंट में आ जाता है। तो इसका मोनोपोली के अंडर बोला गया है कि रेवेन्यू को किस तरीके से इन्होंने बोला है। तो फ्रेंड्स, मैं इसको आपको एक डायग्राम की हेल्प से समझा देती हूँ। जब हमारी जो इलास्टिसिटी है उसको देखा जाता है डिमांड के अकॉर्डिंग, तो हमारी जो टोटल रेवेन्यू वो मैक्सिमम होता है ग्रेटर देन पे। इक्वल अगर होता है 1K तो वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन वहाँ तक पहुँच चुका होता है। बट जो हमारा ये ग्रेटर देन वाली कंडीशन होती है ये इंक्रीजिंग लेवल होता है। मीन्स कि बढ़ते हुए क्रम में होता है कि ये धीरे धीरे हमारा जो टोटल रेवेन्यू है वो इंक्रीज़ हो रहा होता है। बट इक्वल वाले पार्ट पे जब हमारा आ जाता है, जैसे ये एन जहाँ पे बना हुआ है, तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम लेवल आ चुका है हमारा। अगर हम इससे नीचे जाएंगे तो डिक्रीज़ होगा। ठीक है, एकदम एक पीक पे है ये यहाँ पे टोटल रेवेन्यू। एंड देन धीरे धीरे ये हमारा डिक्रीज़ होता रहता है AR की कंडीशन में और MR की कंडीशन में। MR ज़ीरो या नेगेटिव की कंडीशन तक पहुंच जाता है। अब हम रिलेशनशिप्स बहुत बार पूछे गए हैं यहाँ से कि AR और MR का रिलेशनशिप बताइए। AR और MR का जो रिलेशनशिप्स है वो नेगेटिवली स्लोप है, बिकॉज ये दोनों नेगेटिवली जाते हैं। मीन्स जो हमारा AR और MR होता है ये दोनों हमारे ज़ीरो वाली कंडीशन में चले जाते हैं और MR नेगेटिव भी चला जाता है। जो MR और AR का होता है ये एकदम मिड पॉइंट पे कट करते हैं, एकदम पिक जो मिड पॉइंट होता है वहाँ पे ये दोनों कट करते हैं। ये दोनों AR ज़ीरो हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता, जस्ट मैंने अभी आपको बताया। बट MR ज़ीरो नेगेटिव दोनों हो सकता है। इक्विलिब्रियम का क्या रहता है कंडीशंस, इसमें इक्विलिब्रियम की कंडीशंस आती है फ्रेंड्स जब हमारे मार्जिनल कॉस्ट इक्वल हो जाती है हमारे मार्जिनल रेवेन्यू से। और जो जैसे ये MC है हमारी मार्जिनल कॉस्ट जो है
ये नीचे से कट करती है ए आर और एम आर को, नीचे से कट करते हुए ऊपर चली जाती है, तब हमारा जो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इक्विलिब्रियम का पार्ट शो करता है। इसमें 3 इक्विलिब्रियम बनते हैं, जिसमें ए आर हमारा जो है एवरेज रिवेन्यू वो ग्रेटर देन होता है एवरेज कॉस्ट, तो वहाँ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है। बट जब इक्वल होते हैं तो नॉर्मल होता है, एंड देन लेस देन होंगे तो लॉस होगा। जैसे कि इस डायग्राम में मैं आपको समझाती हूँ। सुपर नॉर्मल की कंडीशंस में अभी तक हमने क्या पढ़ा था, उसमें नॉर्मल की कंडीशंस में जो हमारा इक्विलिब्रियम था, एमसी कट कर रही थी एमआर और एआर को, नीचे से कट करते जा रही थी, बट एक मिड पॉइंट पे कट करेगी जहाँ पे एआर एमसी को कट करते हुए एमसी एआर को कट करते हुए अप में चली जाती है, एंड देन अगेन एसी भी कट करती है सेम पॉइंट पे। बट अगर नॉर्मल प्रॉफिट होगा तो एसी का जो टेंजेंट होगा वो अदर पॉइंट पे बनेगा, सेम पॉइंट पे नहीं बनेगा। आप ऊपर वाले डायग्राम को और नीचे वाले डायग्राम को चेक कर सकते हैं। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स में एक दोनों का सेम लेवल हो जाता है, तब वहाँ पे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है। बट अगर हमारे एसी जो है, हमारी एवरेज कॉस्ट थोड़ी बढ़ जाती है, तो वहाँ पे हमारे नॉर्मल कॉस्ट का होता है। बट अगर हमारी एसी और एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दोनों बढ़ जाती हैं तो हमें लॉस हो जाता है शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, इसमें हमें दोनों का मैक्सिमम टेंजेंट पॉइंट पे हम चेक करते हैं, जिस पे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है हमें। लॉन्ग टर्म में हमेशा हमें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट कंडीशंस को देखा जाता है। प्रायर डिस्क्रिमिनेशन फ्रेंड्स हमने सबने पढ़ा हुआ। प्रायर डिस्क्रिमिनेशन का मीनिंग होता है कि जैसे सपोज़ आप देखेंगे जो सब्जी वाले लोग होते हैं, ये यहाँ पे जाएंगे, जिस सोसाइटी में हैं उसके अकॉर्डिंग ये अपने वेजिटेबल्स के प्राइस कर देते हैं। जैसे सपोज़ अगर आप नॉर्मल एरिया में अगर ये लोग बेच रहे होंगे तो आलू ये 20 रुपीज़ के जी बेचेंगे, और अगर ये सोसाइटी वगैरह में किसी अच्छी हाई फाई प्लेस पे खड़े हैं तो वहाँ 40 रुपीज़ कर देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, अकॉर्डिंग टू कस्टमर, अकॉर्डिंग टू कस्टमर डिमांड्स, इनकी जो क्वांटिटी का प्राइस होता है वो चेंज हो जाता है, डिस्क्रिमिनेशन डिफरेंट हो जाता है, बट प्रोडक्ट हमारा इसमें सेम होता है। इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे मैंने बोला एग्जिस्टेंस ऑफ द मोनोपोली, इन लोगों की मोनोपोली चलती है। इलास्टिसिटी भी देखी जाती है, इन इलास्टिक होगी तो हाई प्राइस होगा, इलास्टिक होगी तो लो प्राइस कर देते हैं। इलास्टिक इसमें फॉर्मूला एक दो बार पहले भी पूछा गया था कि ए आर इज इक्वल टू ई माइनस 1 अपॉन ई का फॉर्मूला आया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये थोड़ा ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला पहले भी आया हुआ है। अब बताए कंपैरिजन मोनोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन जो होता है फ्रेंड्स हमारा, वो होमोजेनियस प्रोडक्ट होते हैं उसमें, बट मोनोपोली जो मैंने बताया वो जो सिंगल होती है उसमें यूनिक प्रोडक्ट्स होते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, सिंगल सेलर होता है, बायर्स काफ़ी सारे होते हैं, और प्राइस मेकर होती है मोनोपोली। एम आर इज इक्वल टू एम सी, जो नॉर्मल प्रॉफिट हम अर्न करते हैं। एंट्रीज बैरियर होते हैं इसमें, मोनोपोली की मैं बात कर रही हूँ अभी। इधर इसमें प्राइस क्वांटिटी वगैरह को देखा जाता है। अब नॉर्मल प्रॉफिट्स हम इसमें अर्न करते हैं। हाई प्रॉफिट्स प्राइस जो आउटपुट को डिटरमिनेट नहीं करता है, बताता है। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स में लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स होते हैं, ये प्राइस टेकर होते हैं। मतलब ये इंडस्ट्री नहीं होती हैं, ये फार्म होती हैं जो प्राइस को लेती हैं इंडस्ट्री से। बट जो मोनोपोली होती हैं प्राइस मेकर होती हैं, इंडस्ट्री होती है कि खुद अपना प्राइस सेट करते हैं कि कितना प्राइस किस चीज़ का रखना है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स में क्या होता है कि जो हमारा ए आर होता है वो इक्वल टू प्राइस एम एन सी होता है। एंट्री एग्जिट इसमें इजीली हो जाती है, क्वांटिटी को भी प्रोड्यूस किया जाता है, नॉर्मल प्रॉफिट देखते हैं, स्टिल जीरो प्रॉफिट यूजली इसमें देखा जाता है आउटपुट के बेस पे। एंड देन मोनोपोलिस्टिक्स कॉम्पिटिशन्स आता है। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन्स हमारा जो आता है ये दिया था एडवर्ड एच हेम्ब्रीलैंड ने दिया था। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हम मोनोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन दोनों का ही एक तरीके से देखते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो हमारा है इसमें लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स को देखते हैं। इसमें परफेक्ट जैसा कुछ नहीं होता है।
मोनोपोलिस्टिक्स कॉम्पिटिशन्स के कुछ फीचर्स हैं। इसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स होते हैं। प्रोडक्ट्स जो होता है अभी मैंने बताया होमोजेनियस डिफरेंट होते हैं एंड एंट्री एंड एग्जिट्स इजीली हो जाती है। नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन फ्रेंड्स वो होता है कि जैसे प्राइस के बेस पे हम कॉम्पिटिशन देखते हैं कि क्या परफेक्ट है क्या नहीं है, मतलब कहाँ पे हमें बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, हमें अपने प्राइस को खुद कंप्लीट करके देखना है। एंड देन प्राइस पॉलिसी होती है, एक इन लोगों की अपनी एक पॉलिसी होती है। सेलिंग कॉस्ट होती है। ये डायरेक्ट फीचर्स में से क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि 4 ऑप्शंस में डाल दिया जाएगा कि सेलिंग कॉस्ट भी इसका पार्ट है मोनोपोली का क्या नहीं है। तो इसलिए फ्रेंड्स ये ध्यान से पढ़ के जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये फीचर्स अजम्पशंस लेस मोबिलिटी होती है और मोनोपोली में ज़्यादा होती है, इम्परफेक्ट नॉलेज होती है। इन पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब भी कर दिया है। अगर आपको देखना है कि जैसे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशंस का मीनिंग क्या होता है, मतलब क्या क्या एग्जांपल्स के थ्रू मैंने इसमें समझा दिया है कि कौन कौन से एग्जांपल्स आएंगे। तो आप एग्जाम, क्योंकि 1-2 बार एग्जांपल में पूछा गया है, तो आप एक बार देख सकते हैं इसको। मतलब शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोलिस्टिक्स। शॉर्ट रन में क्या होता है कि हमारा जो कंडीशंस होती है वो सुपर नॉर्मल की होती है, जिसमें हमारी एमसी को एसी नीचे से कट करते हुए और टेंजेंट पॉइंट पे जाती है, जिसमें एक नीचे से कट करते हुए जाती है। डिमांड्स के अकॉर्डिंग एफिशिएंसी ऑफ द प्रोडक्ट्स में देखा जाता है। नॉर्मल में क्या होता है, हमारी एसी थोड़ी बढ़ जाती है, वो हमारी ऊपर पहुंच जाती है, हमारे ए आर के बिल्कुल मिड पॉइंट पे या इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंच जाती है। बट लॉस में क्या होता है, एसी बहुत ज़्यादा चली जाती है एंड एवरेज कॉस्ट भी काफ़ी बढ़ जाती है, तो जिसकी वजह से लॉस हो जाता है। मतलब एवरेज कॉस्ट हमारी बढ़ जाने की वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं। तो फ्रेंड्स इसमें कुछ डायग्राम की हेल्प से मैंने आपको समझा दिया है। यही सब यहाँ पे समझाती हूँ आपको। डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है फ्रेंड्स के परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स का जो इक्विलिब्रियम है वो क्या बताता है, मोनोपोलिस्टिक का क्या बताता है एंड मोनोपोली का क्या बताता है। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स में क्या होता है, हमारी जो कंडीशंस होती है वो एक इक्वल पॉइंट पे चली जाती हैं। प्राइस में भी जो हमारा एवरेज कॉस्ट है इन सब को लेके मार्जिनल कॉस्ट लॉन्ग टर्म की और एवरेज कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल हो जाते हैं। बट मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन्स में क्या होता है कि ऑलमोस्ट इक्वल पॉइंट पे होता है, बट लॉन्ग मार्जिनल कॉस्ट जो होती है वो लेस देन होती है एलएसी से, क्योंकि एमसी नीचे से जाती है हमेशा और एसी एमसी के ऊपर से जाती है, तो इसलिए एसी ग्रेटर देन होती है एमसी से परफेक्ट कंपटीशन की कंडीशन में। बट मोनोपोली की कंडीशन में क्या होता है कि ये दोनों ही ब्लो, मतलब कि एकदम ऊपर से जाते हैं, जो हमारा प्राइस एवरेज कॉस्ट है इसके ऊपर से नीचे से एमसी और एसी हमारा क्रॉस होता है। अब आता है हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है। मोनोपोलिस्टिक ओलिगोपोली जो होता है हमारा, और ये होता है कुछ थोड़ा सम फ्यू, मतलब कि एक कंपटीशन से है जिसमें कुछ ही हमारे सेलर्स एंड बायर्स होते हैं। जैसे हमारी लोकल की शॉप्स होती हैं, आप लोकल की शॉप्स को ओलिगोपोली बोल सकते हैं। वो हमारी छोटी शॉप्स हैं, किराना की शॉप्स हैं, प्रोविजन्स शॉप्स हैं और छोटी छोटी दूध की शॉप्स हैं, ये सब हमारी ओलिगोपोली में आती हैं। ये इंटरडिपेंडेंस ऑफ बिजनेस डिसीजन होती हैं, हाई क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, एडवर्टाइजिंग भी देखी जाती है इसमें, क्योंकि अगर आपकी शॉप तभी अच्छी चल पाएगी अपने अपनी जो आपकी शॉप्स हैं छोटी छोटी शॉप्स होती हैं तो उनकी एडवर्टीजमेंट भी अच्छी होती है, मतलब कि आपका वे ऑफ टॉकिंग एंड देन आपके जो कस्टमर हैंडलिंग बिहेवियर है एंड देन आपका जो प्रोडक्ट्स है वो अच्छी क्वालिटी का, थोड़ा प्राइस भी देखते हैं, वो प्राइस रेजिस्ट होते हैं, इंटेंसिव कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, थोड़ी बैरियर भी होते हैं एंट्री में।
तो फ्रेंड्स ओलिगोपोली के अंदर ही किंग डिमांड आता है, जो पॉल एम जी ने दिया था। और बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया है कि किंग डिमांड कर किसके अंडर आता है। परफेक्ट कंपटीशन क्या आता है, मोनोपोलिस्टिक के अंदर आता है, मोनोपोली के अंदर आता है, या ओलिगोपोली। फ्रेंड ये ओलिगोपोली का पार्ट है जो पॉल एम जी ने दिया था। इसमें प्राइस से कोई डायरेक्ट डील एक तरीके से नहीं होती है। किंग डिमांड कर में जो क्या होता है कि एक तरीके से रेजिस्ट हो जाता है कि क्या उसकी प्रीफरेंस है, उसके अकॉर्डिंग इसमें देखा जाता है। मैं आपको नीचे इसके ग्राफ के थ्रू थोड़ा आपको समझा देती हूँ। इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होके फिर थोड़ा सा मुड़ता है, किंग आता है यहाँ पे, एंड देन नीचे डाउनवर्ड स्लोपिंग होने लगता है। इसमें क्या होता है कि जैसे छोटी शॉप्स होती हैं, छोटी शॉप्स क्या करती हैं कि अगर सपोज साइड वाली शॉप्स ने कुरकुरे चिप्स का प्राइस बढ़ाया, 1 रुपये बढ़ाया, तो देन ये भी बढ़ाएंगे। बट अगर साइड वाले शॉप्स ने कुरकुरे चिप्स का प्राइस गिराया तो ये डिक्रीज़ नहीं करती हैं, और अपना जो इनका प्रोडक्ट है ये अपने प्रोडक्ट पे रेजिस्ट भी रहती हैं, कॉन्सेंट्रेट भी रहती हैं। अब मैं इन दोनों का डिफरेंस समझा देती हूँ सारी फॉर्म्स का। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं फ्रेंड्स। तो परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, इम्परफेक्ट कंपटीशन में मोनोपोलिस्टिक्स एंड ओलिगोपोली, ये 4 आते हैं। जो परफेक्ट होता है इसमें लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म्स होती है, होमोजेनियस प्रोडक्ट होते हैं, इनफाइनाइट प्राइस इलास्टिसिटी होती है। मैंने आपको बताया था हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। वर्टिकल हमारा 0 होता है इन इलास्टिक, एंड इलास्टिक जो हमारी होती है इनफाइनाइट होती है हॉरिजॉन्टली। और जो कंट्रोल्ड होता है प्राइस का वो बहुत कम होता है, मतलब नहीं होता, सॉरी। मोनोपोली में फॉर्म सिर्फ सिंगल होती है, यूनिक प्रोडक्ट होते हैं, इनके जो प्राइस होता है बहुत ही स्मॉल प्राइस, मतलब एकदम इकोनॉमिक लेवल पे ले जाके ये प्राइस रखते हैं, और बहुत ज़्यादा इसमें कंसीडर किया जाता है प्राइस कॉम्पिटिशन्स कंट्रोल करने के लिए। मोनोपोलिस्टिक्स कॉम्पिटिशन्स क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ द फॉर्म्स होती हैं, फ्यू सेलर्स होते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट होते हैं, लार्ज एकदम पीक पे प्राइस इलास्टिसिटी होती है, और कंट्रोल भी थोड़ा होता है इनका प्राइस पे। एंड ओलिगोपोली में बहुत थोड़ी सी फॉर्म्स होती हैं, होमोजीनियस या डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट कुछ भी हो सकते हैं ये, और प्राइस इलास्टिसिटी भी कम होती है, और कंट्रोल जो होता है प्राइस का वो काफ़ी कम होता है, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं होता। फ्रेंड्स ये मैंने इस पर कुछ MCQs डाले हुए हैं, MCQs ज़रूर लर्न कर लेना। मैं टॉपिक वाइज MCQs दे रही हूँ आपको, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, बिकॉज आपने जो टॉपिक पढ़ा है वो आपको कितना समझ आ रहा है, कितनी उसमें प्रॉब्लम्स आपको कंप्लीट हो चुकी हैं, या कितनी प्रॉब्लम्स आपने अभी तक जो आपके क्वेश्चंस हैं उसमें रीड आउट करते टाइम अपने आप से सॉल्व की हैं। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस MCQs हैं, बेसिक MCQs हैं ये, तो इनको पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है, बिकॉज एटलीस्ट आपको बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं। और मैं MCQs की सीरीज़ इसमें सिर्फ इसीलिए डाल रही हूँ, एटलीस्ट आपको बेसिक्स क्लियर रहेंगे, आपको ये याद रहेंगे, तो ईज़ी हो जाएगा आपको रीड आउट करने में। आगे जब आप लर्न करेंगे तो आपको बहुत ही ईज़िली तरीके से आपको लर्न हो जाएंगी ये सब चीज़ें, क्योंकि आपने इनके टॉपिक के साथ साथ इनके MCQs भी कर लिए हैं, तो आपके लिए बहुत ही ईजी पॉइंट बन जाता है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ रेट रिव्यू कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।